लेक्चर शुरू करते हैं आज का। कल हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होती है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, डिटेल में हमने फोर्स को समझा था, राइट। फिर उसके बाद हमने इनर्शिया के बारे में समझा था, इनर्शिया क्या होता है ना। इनर्शिया सिंपल सी बात मैंने दो तरीके से समझाई थी। एक क्या, जहाँ तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये बॉडी की क्या होती है, इनएबिलिटी होती है, खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। अगर वो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहेगी, खुद मोशन में नहीं आ सकती है। अगर वो मोशन में है खुद से वो मोशन में नहीं आ सकती है जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। इनर्शिया मैंने एक दो तरीके से और समझाया था। ये एक किस्म का क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी बॉडी है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। किसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है? मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपकी तरफ एक साइकिल आ रहा है और एक बस आ रही है। तो साइकिल को आप क्या करोगे, फोर्स लगाओगे इस तरफ ताकि वो रुक जाए, और दूसरी तरफ आपकी तरफ बस आ रही है उसको भी फोर्स लगाओगे इस तरफ ताकि वो भी रुक जाए। दोनों की स्पीड कितनी है, 10-10। तो मैंने बोला था आप साइकिल को फोर्स लगा के रोक सकते हो लेकिन बस को नहीं रोक पाओगे भले ही उसकी स्पीड 10 है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका मास, साइकिल का मास क्या है, कम है, और जो बस है उसका मास क्या है, ज्यादा है। जो इनर्शिया होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। ये बात कही थी मैंने। तो इनर्शिया क्या समझ आई हमें? इनर्शिया क्या करता है, कोई उसके ऊपर अगर फोर्स लगाए, उस बॉडी के ऊपर जब कोई फोर्स लगाता है तो वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है ताकि मेरी स्टेट चेंज ना हो। पहले जो साइकिल किसमें था, मोशन में था, इसकी स्टेट कौन सी थी, मोशन वाली थी। आप फोर्स लगा के इसको किस में लाने की कोशिश कर रहे हो, रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी तभी ये रुक पाएगा। ये तो रुक पाएगा क्यों, क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। इनर्शिया कम क्यों है, क्योंकि मास कम है। लेकिन जब बस की बात करनी हो, बस का मास बहुत ज्यादा होता है, मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। तो इसके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा इनर्शिया है, क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए आपको। आप फोर्स लगाते जा रहे हो लगाते जा रहे हो, इसके पास ज्यादा इनर्शिया है, तो ये आपकी फोर्स को क्या कर देगी, बस इन ओवरकम कर देगी। समझ आ रही है? इस तरह से मैंने काफी टाइम लगा के ये बातें आपको समझाई थी। इनर्शिया को देखते हुए ही आपके सामने एक लॉ आता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, जिसने डिटेल में समझना वो कल वाला लेक्चर देखें, मैंने उसको अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो, रिकॉर्डेड लेक्चर। न्यूटन के लॉ के बारे में समझा था। न्यूटन का लॉ आपका बेस्ड है किसके ऊपर, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही बेस्ड है कि कोई भी बॉडी अपनी स्टेट खुद से चेंज नहीं कर सकती। कब तक चेंज नहीं कर सकती, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन में नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगी अनटिल एंड अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तीसरा हमने पढ़ा था डायरेक्शन। कोई भी बॉडी एक डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपनी डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं करेगी। ये इनएबिलिटी होती है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को, कौन सी स्टेट की, डायरेक्शन की, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले तो अपनी डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये जो पहली चीज मैंने बोली इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरी जो चीज बोली उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरी जो बोली इसको बोलते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीन टाइप्स होती हैं आपकी न्यूटन की, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में एक बार फिर से वापस रिपीट करूँ, आज इनकी एग्जांपल डिस्कस करनी है हमें। तो पहला क्या है, इट इज ए इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless external force is applied। ये इनएबिलिटी होती है बॉडी की कि वो अपनी स्टेट को अपने आप से, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती until and unless एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगी हो। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहले एग्जांपल जो आपने अक्सर अपनी लाइफ में देखी भी होगी, क्या एग्जांपल कहती है ये, जनरली जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, है ना, हम गाड़ी में बैठे हैं तो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी रेस्ट में है तो ये हमेशा रेस्ट में रहेगी, मोशन में नहीं जा सकती, खुद से मोशन में नहीं हो सकती जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो जब हम बस में या कोई भी गाड़ी में बैठे हुए हैं तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जहां तो खुद ही ये ड्राइवर है, मैं सिर्फ समझाने के लिए डायग्राम लेके आया हूँ। तो ड्राइवर ने जैसे ही अचानक गाड़ी चला दी तो आपको देखना एक जर्क फील होगा,
जर्क फील कैसा होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप पीछे की तरफ, आपको किसी ने धक्का लगा दिया, आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। कब? जब गाड़ी रेस्ट में थी और आप भी रेस्ट में थे, अचानक से गाड़ी इस तरफ चलना शुरू हो जाती है, तो आपको देखना धक्का लगेगा पीछे की तरफ, यानी कि आपको जर्क लगेगा पीछे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे काम किया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो समझते हैं यहाँ पे। देखो एक बार मैं यहाँ पे, हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखो कैसे काम किया यहाँ पे। आप यहाँ पे रेस्ट में थे, गाड़ी भी आपकी कैसी थी? रेस्ट में थी। अब गाड़ी ड्राइवर ने चला दी, वो किसकी वजह से चली? इट इज बिकॉज ऑफ इंजन। वो इंजन की वजह से इस तरफ चलना शुरू होगी। लेकिन जो आपकी बॉडी थी वो तो रेस्ट में थी। ये ऐसे करके सीट है, ये वाला हिस्सा तो आपका बॉडी का, अगर इतना सा हिस्सा किसके साथ लगा हुआ? सीट के साथ। पीछे आपकी सपोर्ट नहीं होगी अगर, तो जैसे ही इतना हिस्सा आपका सीट के साथ लगा हुआ, और जो सीट जो लगी होती है ये बस के साथ जुड़ी होती है, आपकी फिट भी किसके साथ जुड़े हुए हैं? बस के साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब कि ये हिस्सा पूरा का पूरा आपका बस के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो बस से इसको तो आगे लेके चली जाएगी। लेकिन लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? वो कहता है अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये बॉडी तो आपकी बस से लेके चली जाएगी अपने साथ में आगे की तरफ। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो होता है फ्लेक्सिबल, है ना? हड्डियां होती हैं जो कि क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती हैं। ये तो रेस्ट में थी, ऊपर वाला हिस्सा, पीछे सपोर्ट ही नहीं थी गाड़ी की, ये रेस्ट में रह जाती है। आगे वाला हिस्सा आपका आगे चला गया, नीचे वाला ये जो बॉडी पूरी टच है, हिप्स तो आपके पाँव हो गए, फिट हो गए, ये सारे के सारे बस के साथ जुड़े हुए हैं। बस ऊपर वाला हिस्से को सपोर्ट नहीं मिली थी, उसके कारण ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये रह जाता है रेस्ट में, और बाकी बॉडी चली जाती है आपकी आगे। तो आपको ऐसा फील होता है कि आप पीछे की तरफ, आपको किसी ने धक्का लगा दिया। तो एक्चुअली किसी ने आपको धक्का नहीं लगाया, आपका ये नीचे वाला बॉडी पार्ट कहाँ क्या होता है? बस के साथ आगे चला जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो हिस्सा होता है वो कहाँ रह जाता है? रेस्ट में रह जाता है, वहीं पे रुका रहता है। फिर बाद में आपको पता चलता है अरे मेरा हिस्सा तो आगे चला गया। आपके दिमाग को पता चलता है कि आधा हिस्सा तो आगे चला गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? फिर वो भी अपनी बॉडी को, आप क्या करते हो? अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हो, फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देते हो। उसके बाद आप भी क्या हो जाते हो? इस अपने पाँव के साथ, अपने हिप्स के साथ क्या करने लगते हो? मूव करना शुरू कर देते हो उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। ऐसे इनर्शिया ऑफ आपका क्या होता है? रेस्ट। बिल्कुल इसका अगेंस्ट, बिल्कुल इसका उल्टा है। वो कैसे काम करता है उसको समझते हैं। क्या पहले मुझे बताओ, इतनी सी बात सभी को समझ आई कि नहीं आई? अगर ये वाली चीजें आपने समझ ली, और भी बहुत सारी एग्जांपल मोशन की हम बाद में करते हैं, रेस्ट की सारी समझ लेते हैं पहले। दूसरी ये सारी जो मैंने सबको समझाई ना कहानी रामायण कथा, ये सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। तो आपने सिंपल सी इतनी सी बात लिख सकते हो, हम कहाँ पे जब गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें क्या होता है? बैक तरफ, है ना, बैकवर्ड क्या होता है? जर्क फील होता है। किसकी वजह होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हेन वी आर सिटिंग इन अ स्टेशनरी बस, व्हेन accidentally driver start a bus, then we feel jerk backward side। हम क्या फील करेंगे? जर्क फील करेंगे बैकवर्ड साइड। इट इज ड्यू टू, ऑप्शंस होंगे आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे? वहां पे आप देखो इतनी सारी एग्जांपल पढ़ेंगे आप भूल जाओगे, तो कैसे आपको याद रहेगा कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन से क्या होता है? आपने क्या करना है? इनिशियल कंडीशन देखनी है। क्या देखनी है? इनिशियल कंडीशन देखनी है। इनिशियल कंडीशन देखने का मतलब क्या हो रहा है कि पहले बस और आपकी बॉडी कैसी थी? रेस्ट में थी। तो इसके ऊपर कौन सा लॉ लगने वाला है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगने वाला है। क्या लगने वाला है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगने वाला है। तो आपको पीछे की तरफ जो जर्क फील होता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वेरी गुड इशिका। तो मैंने बताया आपके याद कैसे रहेगा आपको? आगे हमने 3 किस्म की एग्जांपल्स पढ़नी है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद कैसे रहेगा? पहले गाड़ी भी इनिशियल कंडीशन में को ध्यान में रखना है। गाड़ी और आप दोनों के दोनों कैसे थे? रेस्ट में थे। तो इसके ऊपर जो भी कंडीशंस बनेगी वो किसकी की वजह से बनेगी? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं। बाकी सारी एग्जांपल, अगर पहली एग्जांपल समझ आएगी तो सारी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। तो देख बाकी एग्जांपल देखते हैं। देखो, when a horse starts suddenly, the rider tend to fall backward on account of inertia of rest of upper part of the body as explained above। above जो एक्सप्लेन किया, जैसे मतलब कि मैंने अभी समझा के आया, घोड़े के जो ऊपर जब हम, जो राइडर बैठा होता है घोड़े के ऊपर, है ना, तो अचानक से घोड़ा जब चलना शुरू करता है
तो जो ऊपर जो बैठा होता है जॉकी यानी कि हॉर्स राइडर, उसको क्या होता है पीछे की तरफ जर्क फील होता है, पीछे की तरफ वो गिर जाता है। क्यों गिर जाता है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों हुआ होगा ऐसा? क्योंकि पहले घोड़ा और वो जो ऊपर बैठा होता है राइडर, दोनों के दोनों रेस्ट में थे। अचानक घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया, तो घोड़ा किसमें आ गया? मोशन में। उसके जो नीचे वाला पार्ट जो घोड़े के साथ अटैच था वो भी क्या आ गया? मोशन में। ऊपर वाला जो हिस्सा था राइडर का वो फ्लेक्सिबल है, वो किसमें रह गया? रेस्ट में। तो नीचे वाला हिस्सा तो चला गया घोड़े के साथ आगे, ऊपर वाला हिस्सा वहीं पे रह गया रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई भी बॉडी खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, उसके अकॉर्डिंग वो रेस्ट में रह गया। तो जब वो रेस्ट में रह गया यहीं पे खड़ा रह जाता है, बाकी हिस्सा भाग गया आगे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे की तरफ गिर गए हैं। ये भी बात आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूं मैं। नेक्स्ट समझते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स इन अ ड्यूरी फॉल्स ऑफ व्हेन इट इज बीटन विद स्टिक। देखो कारपेट्स वाली एक स्टूडेंट कल आया था, वो पूछ रहा था एग्जांपल, कल देखते हैं वो प्रेजेंट है, लड़की थी शायद, उसने पूछा था ये क्वेश्चन। तो आज हम क्या करते हैं, इसको फटते हैं। जैसे कोई तीसरी एग्जांपल को मैं रेफरेंस लेके समझा रहा हूँ। जैसे ये कोई दुपट्टा हो गया, कोई भी क्लोथ हो सकता है एग्जांपल के तौर पे, तो आपको अगर इसको सुखाना, अगर ये वेट है या इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसको अगर सुखाना हो आपको, तो आप क्या करते हो? एक बार ऊपर फेंकते हो, दूसरी बार नीचे फेंकते हो, ऐसे करके, है ना, हिलाते हो, ऐसे करके शेक करते हो इसको। जब शेक करते हैं तो जल्दी आपकी कोई चीज जो कपड़ा होगा वो जल्दी सूख जाएगा। जहाँ क्या होगा, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। क्यों रिमूव हो जाएंगे? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे होगा वो भी बताता हूँ। तो ऐसा सभी को पता चला मैं बता क्या रहा हूँ, है ना। तो जिनको डोगरी समझ आती है उनको पता होगा। ऐसे करके हम कपड़े को ऐसे फंडते हैं, एक बार ऊपर की तरफ एक बार नीचे की तरफ ऐसे शेक करते हैं। उसके कारण कोई वेट कपड़ा होगा, क्लॉथ होगा, तो वो सूख जाएगा। अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो रिमूव हो जाएंगे। कैसे रिमूव होते हैं वो समझते हैं। देखिए इसके अंदर ऐसे करके पार्टिकल्स होंगे, अब वाटर के भी हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स और ये क्लॉथ जो था, ये कैसे था? कारपेट भी हो सकती है ये कैसे था? दोनों के दोनों रेस्ट में थे। जैसे ही आप क्लॉथ को ऊपर की तरफ लेके गए, तो क्लॉथ को लेके गए ना ऊपर की तरफ, ये जो पार्टिकल्स होंगे डस्ट पार्टिकल या वाटर मॉलिक्यूल, इनका मास क्या होता है? ज्यादा होता है। जैसे आप इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हो, ये पार्टिकल यहीं पे रह जाते हैं, रुके हुए रेस्ट में रह जाते हैं, क्योंकि पहले ये दोनों के दोनों रेस्ट में थे। आप क्लॉथ को ऊपर लेके गए हो, क्लॉथ आ गया मोशन में, डस्ट पार्टिकल रह गए रेस्ट में ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये पार्टिकल यहीं रह गए, क्लॉथ चला गया ऊपर, तो इसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण इसके अंदर से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अगर इसको आप नीचे लेके गए होते, मॉलिक्यूल्स इधर रह जाते, क्लॉथ यहाँ पे आ जाता ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल यहीं रुके रह जाते, क्लॉथ नीचे आ जाता, उसके कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल इसके अंदर से क्या हो जाते? रिमूव हो जाते। तो किसकी वजह से हो रहा है ये? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि दोनों, मैंने बोला इनिशियल कंडीशन, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में जब बैठोगे तो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रहा है, इनर्शिया मोशन, तो मैंने बोला इनिशियल कंडीशन देख लेनी आपने। इनिशियल कंडीशन में दोनों क्या थे? रेस्ट में थे। तो आप कपड़े को मोशन में लेके आ गए या कारपेट को मोशन में लेके आ गए, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो पार्टिकल्स थे डस्ट पार्टिकल वो क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ये कारपेट वाले एग्जांपल है, क्योंकि आप जब वो कारपेट को डंडे के साथ बीट करते हो तो वो मोशन में आती है। तो जिसका वेट कम होता है या जिसका मास कम होता है वो क्या हो जाता है? मोशन में आ जाता है, दूसरी चीज रेस्ट में रह जाती है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये कहानी चलती है और समझते हैं। ये आपकी उसकी, आपने ये ट्रिक देखी होगी, ऐसे गिलास होता है, बीच में पानी डालना होता है, और इधर हम कार्डबोर्ड रखते हैं, इसके ऊपर ऊपर रख देते हैं कॉइन। जैसे ही आप ये ऊपर अपने कार्डबोर्ड रखा हुआ है या पीस ऑफ पेपर रखा हुआ है, आप इसको अचानक से स्लाइड कर दो, मतलब क्विकली स्लाइड कर दो, तो आप देखना ये कॉइन क्या होगा? पानी के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ये इसको तो आपने रिमूव कर दिया, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी से इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। उसके कारण इस कॉइन को पता ही नहीं चला, इसको फ्रिक्शन की वजह से, बहुत कम फ्रिक्शन था पेपर और कॉइन के बीच में, तो क्या हुआ? आपने इसको तो रिमूव कर दिया, ये कॉइन का आपके पास क्या था? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इसका मास ज्यादा था पेपर के हिसाब से, तो ये क्या रह जाएगा? रेस्ट में रह जाएगा। क्यों रेस्ट में रह जाएगा? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये यहीं पर रह जाता है। इसके अंदर से जो पेज रखा हुआ था, जो आपने पेपर रखा हुआ था, तो वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, और कॉइन क्या हो जाता है? पानी के बीच में गिर जाता है। ये चीजें ट्रिक्स आपने देखी होंगी। और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आपने ये चीजें भी की होंगी। मैंगो ट्री देखा होगा सभी ने। मैंगो ट्री के ऊपर क्या लगी होती है? ब्रांचेस लगी होती है, लीव्स लगे होते हैं, मैंगोज लगे होते हैं, ऐसे करके, है ना।
जब तूफान चलता है, चलो तूफान को छोड़ो, आप खुद ही जब मैंगो की, अगर जो ट्री है आपका, इसकी ब्रांच को हिलाओगे, जो मैंगोज होंगे वो नीचे गिर जाते हैं ब्रांच को हिलाने से। ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे बायो का कंसेप्ट भी आ जाता है। जो कच्चे मैंगो होते हैं ना, जो राइपन नहीं होते हैं, वो गिरते नहीं है जल्दी। क्यों? क्योंकि उनकी अटैचमेंट इसके साथ जो होती है, अटैच हुए होते हैं, जो ब्रांच के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं। जो राइपन फ्रूट होता है वो जल्दी नीचे गिर जाता है जब ब्रांच को हिलाते हो। हमें यहाँ पे बायो नहीं पढ़नी है, वो वाले में चीज नहीं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, क्यों जल्दी गिरते हैं। फिलहाल के लिए हम फिजिक्स का रीजन बताता हूँ क्यों गिरते हैं। राइपन फ्रूट ही क्यों नीचे गिर जाता है जल्दी, वो समझो। चाहे वो लीव्स हो चाहे वो फ्रूट हो, जैसे ये ब्रांच के साथ अटैच्ड है, तो ये ब्रांच और ये फ्रूट दोनों कैसे थे? रेस्ट में थे पहले। जैसे आपने ब्रांच को शेक किया, शेक करने की वजह से ब्रांच हिली है, ब्रांच मोशन में आ गई है। लेकिन जो फ्रूट है ये तो रेस्ट में था और ये रह जाता है रेस्ट में। एक बार ब्रांच इस तरफ गई, दूसरी बार ब्रांच इस तरफ गई, तो यहाँ पे जो इसकी अटैचमेंट होती है वो क्या हो जाती है? टूट जाती है। किससे? फ्रूट से। और फ्रूट गिर जाता है आपका नीचे। तो ये किसके कारण? इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो, व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, द मैंगोज फॉल डाउन। मैंगोज क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम इन मोशन, ब्रांच मोशन में आ जाती है और मैंगो टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। मैंगो कैसा रहता है? रेस्ट में रहता है। हेंस दे गेट डिटैच, इसलिए वो क्या हो जाते हैं? डिटैच हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आई होगी। अगर सभी को ये बातें क्लियर है तो से यस, अगर नहीं क्लियर है तो से नो। तब तक इनर्शिया मोशन, इनर्शिया मोशन मैंने कल बताया था, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। वो खुद से अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। कब तक? अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। हम एक्सटर्नल फोर्स किसी चीज के ऊपर लगाएंगे तब वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। यस सर, क्लियर है? यस सर, ओके गुड, ठीक है। ये चीज तो हमने कल डिस्कस कर ली थी, आज इसकी करनी है हमने थोड़ी सी एग्जांपल। पहली एग्जांपल सेम कहानी चलेगी बस वाली, उसी पेज पे आते हैं, बस जहाँ पे बनाई हुई थी हम लोगों ने, इसी पे आते हैं। एक बार देखिए, एक बार मैं सारा ये इरेज कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ 2 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आया कि समझ आया, बाकियों को समझ नहीं आया। अब देखो फिर से वैसी एग्जांपल आ गई, अब थोड़ी सी उसकी उल्टी है, यानी कि उसके रिवर्स काम चल रहा है। अब क्या है? आपकी गाड़ी मोशन में है। जब गाड़ी मोशन में तो आप भी मोशन में होंगे, दोनों मोशन में है। अकॉर्डिंग टू इनर्शिया मोशन लगने वाला है इसके। कैसे? इनर्शिया मोशन क्या कहता है? कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा कैसी रहेगी? मोशन में रहेगी। जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे वो रेस्ट में नहीं आ सकती। अब आपकी बॉडी मोशन में थी, बस भी मोशन में थी या कार भी मोशन में थी, अचानक जो ड्राइवर है उसने ब्रेक अप्लाई कर दी, तो आपने एक्सटर्नल, ड्राइवर ने क्या किया? एक्सटर्नल काम किया, ब्रेक लगाई, एक्सटर्नल काम किया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से गाड़ी तो आ गई रेस्ट में, गाड़ी तो होगी रुक गई, लेकिन आप बैठे थे ऐसे करके सीट पे और पीछे सपोर्ट ही नहीं है, ये सीट है ना। ज्यादातर गिरते कब हो? जब आप खड़े होते हो बस में, तो आप यहाँ पे इसके ऊपर ऐसे करके बस पे बैठे थे और पीछे आपने सपोर्ट नहीं ली है और ये आपके ऊपर वाला हिस्सा बॉडी का। अब अचानक गाड़ी ने क्या कर दिया? ड्राइवर ने क्या कर दिया? ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक दिया। आपकी बॉडी तो आगे की तरफ भाग रही थी, लेकिन ये जो नीचे वाला हिस्सा ये तो रेस्ट में आ जाएगा। क्यों रेस्ट में आ जाएगा भाई साहब? क्योंकि ये पूरा का पूरा गाड़ी के साथ अटैच है। गाड़ी रुकी तो ये बॉडी का पार्ट भी आपका रुक जाएगा। लेकिन उस ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल होता है। इसको क्या पता है कि मुझे भी रुकना है? अगर आपका ध्यान नहीं है कि गाड़ी रुकने वाली है, अगर आपको नहीं पता होता तभी ज्यादा गिरते हो आप, ऐसा ही होता है। तो आपने अपनी बॉडी को टाइट करके नहीं रखा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी होगी बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी पार्ट भाग जाता आगे की तरफ, बाकी बॉडी पार्ट रुक जाता वहीं पे। तो जैसे ही मूविंग गाड़ी, जैसे मूविंग बस के ऊपर जब अचानक ब्रेक लगती है तो क्या होता है? आपकी बॉडी क्या करती है? आगे की तरफ जर्क फील करती है। आपको क्या लगता है कि आपको किसी ने आगे की तरफ धक्का दे दिया। कैसे हुआ? पता चला होगा कि आपकी गाड़ी और आपका आप दोनों के दोनों क्या थे? मोशन में थे। जैसे ही अचानक ब्रेक अप्लाई हुई तो आप क्या, आपकी ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा तो क्या हो गया? जो गाड़ी के साथ अटैच था, जो बस के साथ अटैच था, वो तो रुक जाएगा गाड़ी के साथ साथ। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो कि क्या होता है, कैसा होता है उसका नेचर? फ्लेक्सिबल, तो वो क्या हो जाएगा? मूव करता रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, और वो आगे भाग जाएगा, बाकी बॉडी आपके पीछे रह जाएगी। तो आपका ऐसा लगेगा कि आप आगे की तरफ गिर गए।
उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। तो देखो आपको फॉरवर्ड जर्क फील होता है कब, जब आप गाड़ी में खड़े हो, मैंने बोला जब जब खड़े होते ज्यादा ऐसा तब भी होता है, और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ड्राइवर ने स्टॉप कर दिया बस को सडनली, एंड वी आर थ्रोन फॉरवर्ड विद ए जर्क, हम आगे की तरफ क्या करते हैं, गिर जाते हैं, एक झटका लगता है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे वो चीज मैंने समझाई है, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। ऐसे ही आपका हॉर्स वाली एग्जांपल हो जाएगी। आप, ये आपका हॉर्स है, ठीक है, आप इसके ऊपर बैठे हो, जान के आप राइडर हो, हॉर्स भी चल रहा था, आपकी बॉडी भी चल रही थी। अचानक से हॉर्स ने क्या कर दिया, देखो पहले बॉडी कैसी थी, मोशन में, तो मतलब कि इसके ऊपर क्या लगने वाला है, इनर्शिया मोशन लगने वाला है। अचानक से हॉर्स ने क्या कर दिया, अचानक हॉर्स रुक गया, हॉर्स रुक गया तो आपकी नीचे वाली बॉडी जो हॉर्स के साथ अटैच थी वो भी रुक जाएगी, लेकिन ऊपर वाली बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और ये आगे भाग जाएगी, और आपको आगे की तरफ झटका लगता है। देखना, जब भी आप आज करना यूट्यूब पे सर्च हॉर्स राइडिंग देखना, जब वो घोड़ा रुकता है तो जो राइडर होता है आगे की तरफ झुक जाता है, अब जो घोड़ा दौड़ना शुरू करता है तो पीछे की तरफ उसको धक्का लगता है। तो क्यों, रीजन पता चल रहा होगा, साइंस लगती है पूरी की पूरी, फिजिक्स लगती है आपकी, इनर्शिया और ऐसा नहीं, इनर्शिया मोशन का खेल है सारा ये। और देख लो बहुत सारी चीजें, ये आपकी ट्रेन चल रही है इस तरफ, किसी आदमी ने चलती ट्रेन से बाहर की तरफ जंप किया ऐसे करके, तो आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि आदमी किस तरफ गिरेगा, इस बाहर की तरफ ही गिरेगा या इस तरफ गिरेगा, तो क्या होगा, चलती गाड़ी से रुकना क्यों अलाउड नहीं होता है, चलती गाड़ी से आप बाहर जंप क्यों नहीं करते हो, डायरेक्ट अगर बाहर की तरफ मुंह फेस करके, डोर से बाहर की तरफ फेस करके अगर जंप करोगे तो क्या होगा, आपके फिट ग्राउंड के साथ लगेंगे, बाकी बॉडी सारी की सारी फ्लेक्सिबल है, फिट तो रुक जाएंगे, आपकी बाकी बॉडी इस तरफ भाग जाएगी। फिट के पास इतनी ताकत होती नहीं है, हमारे पाँव के पास इतनी ताकत होती नहीं है कि पूरी बॉडी का फिर बाहर संभाल ले, क्योंकि बाकी बॉडी तो इस तरफ गिर रही होगी, उतनी स्पीड से जितनी स्पीड से आपकी क्या चल रही थी, गाड़ी चल रही थी या ट्रेन चल रही थी। तो इसलिए अलाउड भी नहीं होता है चलती गाड़ी से आप बाहर की तरफ फेस करके जंप करो। आपने देखा होगा जो कंडक्टर्स होते हैं, जब उनको बस से उतरना होता है, जब बस के ऊपर चढ़ना होता है, तो वो साथ साथ गाड़ी के साथ साथ भागते हैं, उसी तरफ भागते हैं जिस तरफ गाड़ी चल रही होती है। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ी से उतरना है, अगर वो डायरेक्ट बाहर की तरफ इस तरफ फेस करके जंप कर देता है तो उसके पाँव डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, बाकी बॉडी तो मोशन में थी, वो तो चली जाएगी मोशन में और वो इस तरफ गिर जाएगा फिर। लेकिन अगर वो क्या करता है, इसी तरफ थोड़ा 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 करके दौड़ता रहता, जैसे ये बस फॉर एग्जांपल 20 की स्पीड से चल रही होती, और ये आदमी भी पहले 20 की स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करता इस बस के साथ, धीरे 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 अपनी स्पीड कितनी कर देता, 15 कर लेता, फिर रुक जाता, मतलब कि फिर गाड़ी को छोड़ देता, और साथ में फिर दौड़ता रहता। उससे क्या होता है कि अचानक इसके पाँव रेस्ट में नहीं आते, अचानक जब पाँव रेस्ट में आ जाते हैं पाँव वहीं पर रुक जाते हैं और बॉडी आगे भाग जाती है। लेकिन उसने क्या किया, साथ में ड्राइवर क्यों भागता है, क्योंकि वो भी क्या करता है, कोशिश करता है बस की स्पीड से मेरी स्पीड हो जाए, तो बॉडी फिर उतनी स्पीड से धीरे धीरे चलती रहेगी आगे, फिर धीरे धीरे वो अपने पाँव को क्या करता है, रेस्ट में लाता है, और बॉडी भी धीरे धीरे फिर रेस्ट में आती है। अचानक नहीं रोकना, अचानक रोकने से क्या होता है, पाँव तो रुक जाएंगे, ऊपर वाली बॉडी आगे भाग जाएगी, फिर गिर जाओगे मुंह के बल। ये कहानी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन की। थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि मैं अपने आप को आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे अगर ऑफलाइन क्लास होती तो आप मुझे अच्छे से दिखते, आप मुझे देख पाते, तो फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन करके आपको समझाता, फिर ज्यादा समझ आती। ठीक है, तो कोशिश करना समझने की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स है, आपने देखा होगा जब भी एथलीट ने लॉन्ग जंप करना होता है, पहले वो पीछे से दौड़ता हुआ आता है, दौड़ता हुआ क्यों आता है, क्योंकि वो पहले ही मोशन में उसकी बॉडी, अगर डायरेक्ट यहाँ से जंप करेगा, रेस्ट तो सीधा मोशन में जा रहा है, तो इतना लंबा जंप नहीं कर पाएगा। लेकिन जो पीछे से दौड़ता आता है ना, तो जितना भी उसकी बॉडी के पास मोशन था, बॉडी पहले ही मोशन में है, अब जब जहां से जंप करेगा, बॉडी पहले ही मोशन था, वो मोशन भी ऐड हो जाएगा इस जंप के अंदर, तो ज्यादा दूरी तक जंप कर पाएगा। क्या बोला मैंने, सुनो फिर से, अगर वो रेस्ट से डायरेक्ट मोशन करता, जंप करता, तो यहाँ पे आके गिरता, क्यों, पहले रेस्ट में था फिर मोशन में आया। लेकिन वो अगर वो पीछे से दौड़ता हुआ आ जाए, बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से आ रहा है, बॉडी पहले ही मोशन में है, आगे से ऊपर से उसने जंप भी कर दिया, पहला मोशन प्लस जो उसने जंप किया वो भी ऐड हो जाएगा, उसके कारण वो ज्यादा दूरी तक फिर क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। इसलिए पीछे से है ना, एथलीट जो होते हैं पीछे से दौड़ते हुए आते हैं, जब भी कोई कोई उन्होंने जंप करना है, हाई जंप करना है, लॉन्ग जंप करना है, तो ये सारी कहानी होती है।
क्या यहां तक सभी को क्लियर है? से यस और नो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड, थर्ड देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। साहिल मैं आपके क्वेश्चन का बाद में जवाब देता हूँ जो आपने पूछा है, वो है ना इस चीज से रिलेटेड नहीं है अभी, एग्जाम कब होंगे कब नहीं वो बाद में बताता हूँ। अब देखो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया डायरेक्शन भी कल समझाया था मैंने, एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। सेम चीज होती है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब सिंपल सी बात, कोई भी बॉडी के पास एक एबिलिटी नहीं है कि खुद से अपनी स्टेट को, यहाँ पे किस स्टेट की बात हो रही है, कौन सी स्टेट? डायरेक्शन की। तो अपनी डायरेक्शन को खुद चेंज नहीं कर सकता। समझ आ रही होगी बात? अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगी हो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे जब बारिश हो रही होती है, तो बारिश जब हो रही है, वाटर के ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, वाटर्स के जो ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं नीचे, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपको कोई चीज प्रोटेक्ट नहीं करी है तो मतलब कि आपके सर के ऊपर अगर अम्ब्रेला नहीं है तो सीधे ड्रॉप को सीधी एक ही डायरेक्शन में आते हुए आपके ऊपर गिरेंगे और आपको गीला कर देंगे, आपको वेट कर देंगे। इसलिए हम अम्ब्रेला यूज करते हैं ऐसे करके। जब हमने अम्ब्रेला यूज किया हुआ है, जैसे ही आपके ऊपर जब वाटर आएगा अम्ब्रेला के ऊपर गिरेगा, इसके ऊपर आके, तो आगे ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है? अम्ब्रेला, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर जैसे ही गिरेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी वाटर की। तो हमें पता था कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन खुद से चेंज नहीं कर सकती जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप बोलोगे सर हमेशा पानी ऐसे तो नहीं गिरता, ऐसे भी चला जाता है जब बारिश हो रही होती है। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस समय तूफान भी तो चल रहा है, हवा भी तो चल रही है। हवा क्या है? एक्सटर्नल फोर्स। उस वाटर के ऊपर हवा बजी तो वो क्या हुआ? वाटर की डायरेक्शन चेंज होगी। तो डायरेक्शन खुद चेंज नहीं हो सकती जब तक ऊपर कोई एक्सटर्नल सोर्स ना हो हमारे पास। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा हमारा अम्ब्रेला प्रोटेक्टर। अम्ब्रेला हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किससे? रेन से। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो पूछेगा अम्ब्रेला हमें प्रोटेक्ट करता है रेन से, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? कौन सा ला लग रहा है यहाँ पे? तो क्या है वो? आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो रेन ड्रॉप जैसे ही क्या करते हैं? फॉल करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकते, और हमें क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं अगर हमारे पास क्या ना हो? अम्ब्रेला ना हो। जब अम्ब्रेला होता है तो अम्ब्रेले के ऊपर जब वाटर ड्रॉप गिरते हैं वो एक्सटर्नल सोर्स हो गया, जैसे पानी यहाँ पे गिरा तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा और हमें क्या कर लेगा? प्रोटेक्ट कर लेगा। और एग्जाम्पल देखो, ये वाली भी आपको पता होगी। जैसे कोई चीज गोल गोल ऐसे घूम रही है, गोल गोल क्या चीज? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। आपके पास एक स्टोन है, स्टोन को आपने थ्रेड बांधा हुआ है और इसको आप क्या कर रहे हो? ऐसे करके सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहे हो। और जैसे ही ये मान लीजिए ये स्टोन है यहाँ पे पहुंचता है और अचानक से थ्रेड टूट जाता है, ये स्टोन देखना इस तरफ भाग जाएगा, ऐसा तो ना गोल गोल ही घूमता रहेगा, स्टोन इस तरफ भाग जाएगा। ये क्यों हुआ? इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आप बोलोगे सर ये तो इसकी डायरेक्शन तो ऐसी थी, तो ये इस तरफ क्यों भाग गया? एक्चुअली होता क्या है, सर्कुलर मोशन में जहां पे एक खेल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, ये जो धागे है ना, एक्चुअली स्टोन जा इसी तरफ रहा था लेकिन इसको धागे ने खींच के रखा हुआ था अपनी तरफ। जैसे यहाँ पे पहुंचा, ये जाना चाहता था मैं इधर चला जाऊं, लेकिन धागा क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींच लेता है। बाद में जब यहाँ पहुंचता स्टोन, स्टोन चाहता है कि मैं इधर चला जाऊं लेकिन इसके साथ धागा लगा हुआ तो ये दूर चला जाएगा, धागा इसको अपनी तरफ खींच लेता है, थ्रेड अपनी तरफ खींच लेता है, स्टोन यहाँ पे आ जाता है। बाद में स्टोन का मन होता है, प्रॉपर्टी यानी कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के मुताबिक स्टोन को जाना इस तरफ है लेकिन थ्रेड बंधा होता है, तो थ्रेड क्या करता है? अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में घूमता रहता है। लेकिन जैसे ही ये स्टोन यहाँ पे पहुंचता है, फॉर एग्जांपल थ्रेड टूट जाता है, और स्टोन की प्रॉपर्टी है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के मुताबिक स्टोन किस तरफ भाग जाता है? इस तरफ भाग जाता है। देख लेना कभी भी आप, जो स्टोन को आप घुमाओ थ्रेड को बांध के, अगर थ्रेड टूट जाए तो ये एक सीधी डायरेक्शन में भाग जाएगा। फिर वो स्टोन में कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी बॉडी हो सकती है। तो जब यहाँ पे वही है, व्हेन स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज व्हील्ड एंड द स्ट्रिंग ब्रेक सडनली, और स्ट्रिंग क्या हो जाती है? अचानक से टूट जाती है। स्टोन फ्लाइज ऑफ, स्टोन कैसा भाग जाता है? टेंजेंट टू द सर्कल। देखो ऐसे करके भाग रहा है, और ये कैसा लग रहा है आपको? टेंजेंट है किसके? सर्कल के। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है?
दिस इज बिकॉज द पुल इन द स्ट्रिंग वाज फोर्सिंग द स्टोन टू मूव इन सर्कल। ये ऐसा क्यों हो रहा था, सर्कल के ऊपर क्यों घूम रहा था स्टोन? क्योंकि जो स्ट्रिंग लगी हुई थी, थ्रेड लगा हुआ था जो, वो क्या कर रहा था, फोर्स कर रहा था स्टोन को, ताकि वो क्या करे, सर्कुलर पाथ के ऊपर घूमता रहे, मूव इन सर्कल। एज सुन एज द स्ट्रिंग ब्रेक, जैसी स्ट्रिंग टूट जाती है, द पुल वैनिश, पुल टूट जाता है, एंड द स्टोन इज वाइड टू मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। सिंपल सी बात है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आपको अगर ये सारी एग्जांपल समझ आ गई हैं, ये बाकी भी समझ आएंगी, इनको रीड आउट कर सकते हो। आपने जो नोटबुक बनानी है उसके अंदर दो दो तीन तीन एग्जांपल्स मेंशन करनी है, जो समझाई हैं वो तो करनी है, वो ड्राइवर वाली, बस वाली, वो अच्छे से लिखनी है, जरूरी है। और एग्जांपल देख लो, जब आपकी गाड़ी ऐसे करके जा रही है, अचानक से टर्न कर जाए, आप देखना बाहर की तरफ गिर जाते हो। जहां आप देखो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे सर्कुलर पाथ है, ये टर्न वाला ही ले लो। जहाँ तो जब आप घूमते हो तो आप बाहर की तरफ गिरते हो, जब सर्कुलर मोशन के ऊपर घूम रही होती है गाड़ी तो आप एक साइड पे गिर जाते हो, बाहर की तरफ गिर रहे होते हो, ऐसे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होता है यही आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी ऐसे जा रही थी, अचानक अचानक घूम गया आप ऐसे, आप कैसे तरफ गिर जाओगे, इस तरफ। ऐसा क्यों? गाड़ी और आप दोनों इस डायरेक्शन में चल रहे थे, गाड़ी तो घूम गई इस तरफ, लेकिन आपकी बॉडी को पता नहीं चला, तो आपकी बॉडी इस तरफ जाती जाएगी, तो गाड़ी चली गई है इस तरफ और आपकी बॉडी इस तरफ जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हो। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि आपने अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, आपकी बॉडी की डायरेक्शन इसी तरफ रही, इसके कारण आप इस तरफ रहे और गाड़ी चली गई इस तरफ, गाड़ी ने अपनी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी। तो इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो देख सकते हो यहाँ पे थर्ड पॉइंट यही पे, यहाँ पे यही समझाया हो जो मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ सभी को बातें समझ आ गई होगी, फटाफट अपनी अटेंडेंस देंगे सारे स्टूडेंट। अगर किसी को कोई डाउट है, डाउट भी